हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 3A और यूनिट नंबर है सेकंड और उसका टॉपिक है टैक्सेशन, कराधान। ये कंप्लीट हो पाएगा। टैक्सेशन के बाद फिर स्टार्ट कर पाएंगे जो घाटे का बजट प्रबंधन है उसके बारे में। टैक्सेशन, कराधान, क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? क्वेश्चन बन सकते हैं कि टैक्स क्या होता है या कर किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें बन सकता है कि टैक्सेशन की जो प्रणाली है, मेथड है, उस पर और कौन सी प्रणाली अच्छी होती है, कौन सी खराब रहती है, यानी ये पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि टैक्स के टाइप्स यानी प्रकार, दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इसी प्रकार के अंतर्गत ही हम आपको बता देंगे कुछ प्रमुख जो टैक्सेस हैं उनके बारे में, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, या मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो। कुछ टैक्स इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। और लास्ट में इसमें एक प्रश्न बन सकता है कि जो टैक्स वसूली का यानी अच्छे कराधान का क्या तरीका होना चाहिए। इन टॉपिक के अंतर्गत अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। ये प्री में भी महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक, और मुख्य परीक्षा के लिए तो है ही। तो दोनों में आपको ये हेल्प करेगा। एमपीपीएससी में तो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है, अदर स्टेट की जो सिविल सर्विस के एग्जाम है उसमें भी पूछा जाएगा, और यूपीएससी का भी ये टॉपिक रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टैक्स जो है किसे कहते हैं। दो नाम हम सुनते हैं, एक तरफ हमें सुनाई देता है टैक्स और दूसरी तरफ हमें सुनाई देता है ड्यूटी, है ना। जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोनों में अंतर क्या है? तो टैक्स की परिभाषा और ड्यूटी की परिभाषा सामान्य बनती है, कोई अलग से उसकी डेफिनेशन नहीं बनाई जाएगी। यानी कि इसके लिए हम क्या बोलेंगे, यह एक अनिवार्य भुगतान है, कंपलसरी पेमेंट, जो जनता सरकार को करती है। यहां तक तो दोनों की परिभाषाएं समान, अंतर सिर्फ लास्ट में आ जाएगा कि टैक्स यानी कि कर एक अनिवार्य भुगतान है जो जनता सरकार को करती है बिना किसी सुविधा के। ऐसा कहना चाहिए, कर अनिवार्य भुगतान है जो सरकार को बिना किसी सुविधा के बदले प्रदान किया जाता है। और इसको बढ़ा सकते हैं कि इससे सरकार क्या करती है कि सरकार जनहित के कार्य करती है। तो टैक्स में सरकार मैंडेटरी नहीं है कि जिस व्यक्ति ने टैक्स दिया है उसके लिए वो बदले में कुछ करेगी, लेकिन यदि ड्यूटी भरी जाती है, शुल्क टैक्स का ही एक रूप है, तो यहाँ निश्चित रूप से उसको कोई ना कोई बेनिफिट, कोई ना कोई सुविधा दी जाएगी। ये दोनों में एक अंतर हो जाता है ना। बस इतना सा अंतर है। आगे इसमें बढ़ा सकते हो कि इससे सरकार के राजस्व का यह अंग है या राजस्व का एक भाग है जो जनता से लिया जाता है और जिससे देश हित के या देश के विकास के कार्य किए जाते हैं। ऐसे करके इसकी एक परिभाषा बन जाती है, किसकी? टैक्स की, कर की। चलो, अब परिभाषा बन गई तो अब क्या करते हैं, अब हम समझते हैं यहाँ पर कि टैक्स के प्रकार, टाइप वाला ये टॉपिक है, ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो टैक्स जो है दो प्रकार का होता है। एक जिसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, हिंदी में इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष कर, और दूसरा प्रकार होता है जिसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर। अब ये जो 3 नंबर में प्रश्न आ सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स बताओ या इनडायरेक्ट टैक्स बताओ। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ सकता है कि कोई 4 ऑप्शन लिखे हो, उसमें से आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें डायरेक्ट टैक्स कौन सा है और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है।
है ना, इस तरीके से। तो देखो टैक्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है जिसे बोलते हैं करापात और दूसरा जिसे बोलते हैं कराघात, है ना। पहले ये दोनों चीजें समझ लो। करापात, करापात को इंग्लिश में कहा जाता है करापात यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ये क्या विपदा है, क्या मुसीबत है इंसिडेंस ऑफ टैक्स? तो देखो टैक्स जब लगाती है सरकार तो टैक्स का लगाया जाना उसे बोलते हैं करापात और टैक्स का भुगतान करना उसे कहते हैं कराघात। उदाहरण के रूप में जैसे मान लेते हैं हम कि जीएसटी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बाजार से आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें जीएसटी मिला रहता है ना। जैसे आपने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा और प्लस उस पर 12% जो है जीएसटी, ऐसे वह सामग्री आपको कितने रुपए की मिली? 112 रुपए की मिली। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि जीएसटी जो है ये किस पर लगाया गया था? जीएसटी लगाया गया है सामान बेचने वाले पर, यानी कि दुकानदार पर। लेकिन दुकानदार क्या कर रहा है कि वह जो जीएसटी का अमाउंट है वो खरीदने वाले से ले रहा है। यानी कि जनता डायरेक्टली सरकार को जीएसटी जमा नहीं कर रही है, वह तो सामान खरीदती है या कोई सर्विस लेती है और जीएसटी का पैसा उस दुकानदार को या सर्विस प्रोवाइडर को मिला के हम दे देते हैं। तो अब यहाँ क्या हुआ कि जीएसटी जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? वो इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि यहाँ पर करापात लगाया गया था किस पर? दुकानदार पर या सर्विस प्रोवाइडर पर। लेकिन उसका पेमेंट जो है वो किसने किया है? वो उसका पेमेंट किया है पब्लिक ने, है ना। तो ये दोनों घटनाएं, यानी एक तरफ लगाना और दूसरी तरफ भुगतान करना, दोनों अलग अलग पॉइंट पर होती हैं। तो जब अलग अलग पॉइंट पर होती हैं तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स, और जब एक ही जगह होने लगे तो वो डायरेक्ट टैक्स। जैसे दूसरा उदाहरण हम यहाँ ले लेते हैं इनकम टैक्स का। अब इनकम टैक्स यानी पर्सनल इनकम टैक्स की बात करते हैं, व्यक्तिगत इनकम टैक्स की बात करते हैं। ये किस पर लगाया गया? जिस व्यक्ति की इनकम होगी। और उसका भुगतान भी कौन करता है? जिस व्यक्ति पर लगाया गया उसी पर। ऐसा नहीं कि वह किसी अन्य से ले लेता हो। तो यहाँ लगाना और पेमेंट करना दोनों चीजें किससे हुई थी? एक ही पॉइंट पर हो रही थी ना। तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। बस इसको हम डेफिनेशन बना लेंगे, यानी एक टैक्स में होता है करापात तो दूसरी घटना जिसे कहा जाता है कराघात। लिखते जाना साथ ही साथ में। कराघात को बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। ठीक, और परिभाषा इसकी बना लेते हैं। कराघात को कैसे लिखेंगे, करापात को कैसे लिखेंगे? यानी टैक्स या कर की, टैक्स संबंधित घटना जिसमें जिसमें वह बिंदु जहां टैक्स लगाया जाता है, आरोपित किया जाता है, लगाया जाता है, बस इतना। और इसमें भी आप यही लिखेंगे कि टैक्स संबंधित घटना है वह बिंदु जहां टैक्स का या जिसके द्वारा टैक्स का भुगतान किया जाता है, भुगतान किया जाता है। या ऐसा समझ लो कि अंतिम रूप से किसकी पॉकेट पर भार पड़ा उसे बोलते हैं कराघात। जैसे बोलते हैं ना हृदयघात, हार्ट अटैक, तो ऐसे ही ये कराघात है भैया, ये टैक्स अटैक है। निर्मला सीतारमण के राज्य में ये चलता है। तो ये दोनों घटनाएं अगर अलग अलग बिंदु पर होती हैं तो उसे बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर, और जब दोनों घटनाएं एक ही बिंदु पर होती हैं तो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर की जब डेफिनेशन आप लिखेंगे, इस ढंग से लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और यदि आप इसको सामान्य सतही तौर पर लिखेंगे तो आपकी जो मार्किंग है वो कम हो जाएगी। तो इसमें आप क्या बताएंगे कि कराघात व करापात एक ही
बिंदु पर होता है, अर्थात जिस पर लगाया गया उसी के द्वारा भुगतान किया गया। और इसका आप एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे आयकर या निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स भी इसके अंतर्गत आता है। और अप्रत्यक्ष कर में क्या लिख देंगे कि करापात और कराघात दोनों जो घटनाएं हैं वो अलग अलग बिंदुओं पर होती हैं। इसका एग्जाम्पल आप जीएसटी लिख सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिख सकते हैं। ठीक, तो द टैक्स विच हैज इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट बोथ एट द सेम पॉइंट इज द डायरेक्ट टैक्सेस। और जहां ये अलग अलग होती हैं उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे इनडायरेक्ट टैक्स। अब दोनों में थोड़ा सा और मैं डिटेल में ले चलता हूं आपको, इसको और एक्सप्लेन करता हूं, जिससे किसी भी प्रकार के आपके जो क्वेश्चन है वो ना रहे मन में आगे पीछे भी। यदि आपको लगता है कि नहीं इसमें मुझे ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, हालांकि ये ध्यान रखना कि ये वाला टॉपिक आप पढ़ते हैं एज अ जनरल स्टडी जीएस के रूप में, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनने जा रहे हो, आप कंपनी सेक्रेटरी नहीं बनने जा रहे हो, तो उतनी डेप्थ नॉलेज मत लेना। बस हाँ, एक ग्रेजुएट पर्सन को जितनी नॉलेज होना चाहिए वो यहाँ पर आ जाता है ना। तो प्रत्यक्ष कर यानी कि जिस व्यक्ति पर लगेगा उसी के द्वारा उस भुगतान किया जाएगा, और अप्रत्यक्ष कर में ऐसा नहीं होता है। दूसरी तरफ प्रत्यक्ष कर में मान के चलो किसी पर टैक्स बनता था और उसने उस टैक्स का पेमेंट नहीं किया, तो उसके खिलाफ ही सारा एक्शन लिया जाएगा, सारी कार्यवाही समस्त उसी व्यक्ति से संबंधित होगी। टैक्स की चोरी करता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, उसी व्यक्ति की होगी। अब इनडायरेक्ट टैक्स की स्थिति में क्या होता है कि हमने तो बाजार से कोई सामान खरीदा और उसने हमसे टैक्स का पैसा ले लिया, जीएसटी के साथ ले लिया, या आपने पेट्रोल भरवाया, पेट्रोल पर वैल्यू एडेड टैक्स भी लगता है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, आप तो पेमेंट कर चुके। अब पेट्रोल पंप वाला डीलर या दुकानदार वो सरकार को टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते हैं, इसकी जवाबदेही, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है ना। ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो डायरेक्ट टैक्स में व्यक्ति पर डायरेक्ट एक्शन होगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में व्यक्ति की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जो भी एक्शन होगा दुकानदार के खिलाफ होगा, सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ होगा, वो उसमें जा रहे। ठीक, तो ये स्पष्ट है ना, या इसमें कोई डाउट है? तो मुझे लगता है इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। अब बात आती है कि क्या मुख्य परीक्षा में टैक्स की, इनकम टैक्स की स्लैब भी पूछेंगे क्या, कि कितना लिया जाता है? नहीं पूछना चाहिए, प्रीलिम्स में हो सकता है वो पूछ लें। तो इस बार फाइनेंशियल ईयर की जो स्लैब है वो थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे 2 स्लैब बताई गई हैं इसमें, लेकिन हम सिर्फ एक की चर्चा करेंगे। यदि किसी व्यक्ति की इनकम 50,000 रुपए, 50,000 नहीं, यदि किसी व्यक्ति की इनकम एक साल में 2.5 लाख रुपए तक है, 2,50,000 रुपए तक है एनुअल इनकम, तो उस पर टैक्स कितना बनेगा, कितने परसेंट उसको या कितना अमाउंट टैक्स के रूप में भरना होगा? तो वो है निल, यानी कि उसे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, है ना। अब ये पुरानी व्यवस्था थी ना। अब क्या किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की आय मतलब 2.5 लाख से वो 3 लाख कर दिया गया है, हालांकि उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाता है, 3 लाख यानी कि 6 डिजिट, तो निल है। अब यदि किसी व्यक्ति की इनकम 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में आती है, तो देखो 3 लाख की इनकम पर तो उसको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ा, 3 लाख से 5 लाख के ऊपर उसको टैक्स कितना देना पड़ेगा, 5% की दर से उसको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट फिर क्या किया गया है, नेक्स्ट ये बोला गया है कि यदि किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में होती है ना, तो कितना टैक्स देना पड़ेगा?
ये 5 लाख की जगह 6 लाख कर दिया गया, सॉरी 6 लाख है ना, ये 6 लाख हो गया, 6 लाख तक 5%। अब यदि 6 लाख से ऊपर होती है तो उस पर कितना लगेगा, तो उस पर इन्होंने बोला है कि हम 10% लेंगे, यानी 6 लाख से ऊपर 10% लगेगा और 6 लाख से लेके ये 3 लाख तक 5% लगेगा, है ना। उसके बाद फिर उन्होंने अगली स्लैब बनाई है, वहां पर क्या बोला है कि 10 लाख से ऊपर यदि है तो वो कितने परसेंट लगेगा। तो 10 लाख से ऊपर के लिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 15% लेंगे। मैं एक बार इसको एक बार रीचेक कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ इसमें डाटा छूट रहा है, तो स्लैब को लेकर के मैं एक बार कंफर्म कर लूँ तो देन फिर आपको समझा दूंगा, ठीक है। उससे पहले मैं दूसरे टॉपिक आपको क्लियर कर देता हूं। तो एक तो ये टैक्स हमें समझ में आ गया कि कितने प्रकार टैक्स होता क्या है। टैक्स के बाद फिर ये समझ लिया कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो एक डायरेक्ट टैक्स हो गया, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा मेथड ऑफ टैक्सेशन, यानी कराधान की विधियां या कराधान की प्रणालियां। ये पिछले सिलेबस में भी था, इसमें भी इस बार कराधान लिखा है तो उसमें पूछने की संभावना है। तो अलग अलग प्रकार से टैक्स लिया जाता है। हम टैक्स के तरीके की बात नहीं कर रहे हैं, टैक्सेशन के तरीके की बात कर रहे हैं। सामान्यतः विभिन्न देशों में 3 प्रकार की प्रणालियां जो हैं वो प्रचलित होती हैं। तो 3 प्रकार के मेथड हैं। पहला, सबसे पहले जिसे क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है प्रगामी, या इसे दूसरा नाम देंगे प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स प्रोग्रेस करेगा इसमें। तो प्रगामी में क्या होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स की जो रेट है वो ज्यादा हो जाती है, यानी आय में वृद्धि, तो दूसरी तरफ लगना जो टैक्स लगाया जाता है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। इसको इनकम टैक्स वाले एग्जांपल से समझा जा सकता है। जैसे ऐसे समझ लो कि अगर मान लो 2.5 लाख रुपए कोई कमाता है एक साल में, तो उस पर इनकम टैक्स लगा 0%। मैं पुराने मेथड से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उदाहरण के लिए। अब किसी की इनकम जो है 2.5 लाख से 5 लाख तक हो जाती है एक साल में, तो उस पर 5% टैक्स लगता है। 5 लाख से मान लो उसकी इनकम 8 लाख हो जाती है तो उसको 20% टैक्स लगता है। 8 लाख से ऊपर हो जाती है तो मान लो 30% टैक्स लगता है। यानी ये अभी की करंट की रेट नहीं है, लेकिन समझने के लिए उदाहरण ले लिया कि जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे लगाए जाने वाला जो टैक्स है वो भी बढ़ता जा रहा है, उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये क्या हुआ, इसको प्रोग्रेसिव बोलेंगे ना। अगर हम इसको ग्राफ पर दिखाना चाहें, ग्राफ के जरिए आपको वहां पर दिखा भी देना चाहिए, तो ग्राफ क्या, सिंपल सा नॉर्मल सा एक्स और वाई एक्सिस हो गए। एक तरफ क्या लिख देंगे आप, कर का आधार लिख देंगे, यानी कौन सी जो अमाउंट है जिस पर टैक्स लग रहा है, और दूसरी तरफ वाई एक्सिस पर लिख देंगे रेट ऑफ टैक्सेस, यानी टैक्स की दर। तो टैक्स की दर ये है, कर का आधार ये है। इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो एक ऐसी लाइन आएगी जो ऊपर की ओर जा रही होगी। ऊपर की ओर जा रही है यानी कि यहाँ पर सरकार की इनकम बढ़ रही है, सरकार की आय लगातार बढ़ रही है। तो ये जो टैक्स है ये प्रोग्रेसिव है, और अधिकांश देशों की सरकारें इसी तरीके को अपनाती हैं, क्योंकि जिससे उनका राजस्व है यानी उनकी जो इनकम है वो बढ़ेगी। प्रोग्रेसिव के अपोजिट है, उसे कहा जाता है रिग्रेसिव या प्रतिगामी। प्रगामी का अपोजिट कहलाएगा प्रतिगामी, रिग्रेसिव। यहाँ उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऐसा समझ लो कि अगर इनकम बढ़ती है तो टैक्स ज़्यादा लगने के स्थान पर कम लगाया जाए। तो ऐसा तो होता नहीं होगा कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी और व्यक्ति की इन पर लगने वाला टैक्स घटा दें। हाँ, ये टैक्स वहाँ जरूर लगाया जाता है कि व्यक्ति का प्रोडक्शन कैसा होता है। इसको एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि यदि 2.5 लाख रुपए तक इनकम है तो बोल दिया कि आप पर टैक्स कितना लगेगा, मतलब 20% टैक्स लगेगा।
अब उसकी इनकम बढ़ करके 5 लाख हो गई तो बोल दिया अब आप पर कितना टैक्स लगेगा, बोला 10% लगेगा। उसकी इनकम बढ़ के 10 लाख हो गई तो बोल दिया अब कितना टैक्स लगेगा, 5% लगेगा। रिग्रेसिव में होगा तो यही ना। लेकिन वास्तव में यह इनकम पर नहीं, ये लगता है सरकारें इस प्रणाली को अपनाती हैं वहां पर जहां उन्हें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के उत्पादन में वृद्धि करनी हो, प्रोडक्शन बढ़ाना हो। तो प्रोडक्शन बढ़ाना हो यानी ऐसे समझ लो कि अगर कोई फैक्ट्री है, कंपनी है, सिर्फ 1000 पीस बनाती है तो गवर्नमेंट बोल देती है कि हम आप पर 30% टैक्स लगाएंगे। और यदि आपकी कंपनी 5000 पीस बनाती है तो सरकार बोलती है तो हम आप पर 20% टैक्स लगाएंगे। यदि आपकी कंपनी 50,000 पीस बनाती है उस पर्टिकुलर पीरियड में तो बोला हम 5% टैक्स ही लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जिसकी कंपनी या फैक्ट्री है वो देखता है कि अगर मैं उत्पादन ज़्यादा करता हूँ, प्रोडक्ट ज़्यादा बनाता हूँ, तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनने पर मुझे टैक्स का जो भुगतान है वो कम करना पड़ रहा है, तो क्यों ना हम प्रोडक्शन ज़्यादा करें, फायदा हमें होगा, हमारे टैक्स की बचत हो जाएगी ना। तो यहाँ सरकार इस विधि का उपयोग करती है जब उन्हें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़वाना हो, उत्पादन में वृद्धि करनी हो, तो इस तरीके के टैक्स को लगाया जाता है। अब इस टैक्स में यदि आप क्या करें, इसमें यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वही एक वाई एक्सिस, दूसरा एक्स एक्सिस है ना। नीचे क्या है, नीचे कर आधार रहेगा, टैक्स बेस रहेगा। टैक्स बेस यानी वह इनकम जिस पर टैक्स लगाया जाता है, और यहाँ पर क्या रहेगा, इस पर रहेगा रेट ऑफ टैक्सेस, कर की दर। तो वो ग्राफ जो पहले हमने खींचा था प्रोग्रेसिव, वो ऊपर की ओर जा रहा था, अब ये क्या है, ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। यानी पहले कम प्रोडक्शन पर तो हाई टैक्स लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोडक्शन ज़्यादा करते जा रहे हो आपके ऊपर टैक्स जो है वो कम लगाया जा रहा है। तो दूसरी विधि ये हो गई, इसका उपयोग किया जाता है कि जब सरकारों को अपने यहाँ किसी वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ाना हो तब इस प्रकार की विधि का उपयोग करते हैं। और तीसरा एक तरीका होता है, उसका नाम है, उसे कहते हैं समानुपातिक, प्रपोर्शनल, समानुपातिक कर प्रणाली, प्रोपोर्शनल मेथड ऑफ टैक्स या टैक्सेशन मेथड। तो इस समानुपातिक में यानी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि व्यक्ति की इनकम बढ़ी है तो ज़्यादा टैक्स देना है, या व्यक्ति ज़्यादा प्रोडक्ट करता है तो उसे कम देना है। यहाँ पर निश्चित कर दी गई है राशि। जैसे हम अपने उदाहरण ले लेते हैं जीएसटी का। जीएसटी में अलग अलग स्लैब हैं, लेकिन मान के चलो उन्होंने बोला कि 18% जीएसटी लगता है, तो 18% जीएसटी लगता है, इसका मतलब है ये है कि अगर आप 100 रुपए का सामान खरीदते हो तो भी आपको 18% ही देना है, यानी भुगतान आपको 118 रुपए का करना है। यदि आप 50 रुपए का सामान खरीदते हो तो भी आप पर क्या होगा, 18% ही लगेगा। यानी ये 18 रुपए 100 पर लग रहे थे ना, 18% ही लगेगा। और 50 रुपए का खरीद रहे हो तो भी 18% है, जो आपके 9 रुपीज बनते हैं, उतना पेमेंट करना। अगर आप 10 रुपए का सामान खरीदते हो तो भी आप पर 18% लगेगा। तो यहाँ ना तो इनकम बढ़ रही है ना घट रही है। इसमें अगर आप ग्राफ खींचते हो टैक्सेशन और रेट ऑफ टैक्स के बीच में, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। नीचे क्या हो जाएगा, कर का आधार, कर बेस या टैक्स बेस, और इधर हो जाएगी ऊपर टैक्स की रेट। तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि यहाँ 18% है तो वो सीधा 18% की दर से वसूल होगा। 10% है तो ऐसी लाइन आ जाएगी, 22% है तो ये एक ऐसी लाइन आ जाएगी। तो ये 3 प्रकार की प्रणालियां हैं। 3 प्रकार की प्रणालियों का उपयोग जो है वो किया जाता है, मिला जुला रूप, कहीं पर वो प्रोग्रेसिव और कहीं पर रिग्रेसिव और कहीं पर प्रोपोर्शनल का उपयोग करते हैं। अब यहाँ हमने ये समझ लिया अभी तक कि टैक्स क्या होता है। दूसरा हमने ये भी समझ लिया कि टैक्स के टाइप कितने होते हैं, 2 प्रकार देख लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और तीसरा हमने ये भी देख लिया कि टैक्सेशन की प्रणालियां क्या होती हैं, मेथड क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा, या नहीं भी पूछते हैं तो निष्कर्ष के रूप में आप लिखेंगे कि एक अच्छे टैक्सेशन के सिस्टम के क्या तरीके होना चाहिए। तो गुड टैक्स सिस्टम कैसा होता है, तो इसमें आपके सुझाव हो सकते हैं ना।
तो एक अच्छा टैक्सेशन का तरीका क्या हो सकता है? तो अच्छा टैक्स ये रहता है कि टैक्स में कैसा हो, एक तो पारदर्शिता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है कि आखिर पैसा जो लिया जा रहा है किस आधार पर लिया जा रहा है ना, पता रहे, जन टैक्स देने वालों को भी पता रहे। दूसरा क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, टैक्स लोचशीलता, रिजिडता नहीं होना चाहिए कि सरकार ने क्या किया कि फिक्स कर दिया कि नहीं हम तो इतना टैक्स लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको इतिहास का एक कैरेक्टर याद है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक सनकी था, उसने क्या किया, उसने दोआब रीजन, जो अच्छा रीजन हुआ करता था वहां पर अच्छी कृषि होती थी, तो उसमें टैक्स ज्यादा वसूल करने लगा। और उसी साल अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो जो टैक्स भर नहीं पा रहे थे तो जबरदस्ती वसूली की गई, तो वो जगह छोड़ के भाग गए। तो लोचशीलता होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार टैक्स में चेंज भी किया जा सके या टैक्स में जो छूट भी दी जा सके। तो ट्रांसपेरेंसी भी कह सकते हैं या इसको फेयरनेस भी कह सकते हैं। अगली बात आती है कि टैक्स का सिस्टम इसमें एफिशिएंट भी होना चाहिए, यानी दक्षता, एफिशिएंसी, दक्षता किसी कार्य को सबसे अच्छे तरीके से करने वाली। कि देखो ऐसा समझ लो कि मान लो सरकार ने कोई टैक्स लगा रखा है और एक साल में टैक्स के रूप में उसकी इनकम होती है 100 करोड़ रुपए एक साल में, लेकिन इस 100 करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए सरकार को खर्च करने पड़ते हैं 500 करोड़ रुपए। तो ये तो कहीं से लेके कहीं तक अच्छा तरीका नहीं हुआ कि 500 करोड़ दो और फिर 100 करोड़ कमाओ। उससे बेटर है ये टैक्स समाप्त कर दो, तो आपके ये बैठे बिठाए 400 करोड़ तो बचेंगे ना। तो एफिशिएंसी भी होना चाहिए, है ना। इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि प्रशासनिक सरलता, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी कहते हैं, वो भी एक पॉइंट इसके अंतर्गत बना सकते हैं। प्रशासनिक सरलता, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसमें डिटेल डॉक्यूमेंट्स वो सब नहीं होना चाहिए कि टैक्स भरने वाले को एक आदमी हायर करना पड़े और उसकी सैलरी अलग से दे और टैक्स का पैसा अलग से दे। तो प्रशासनिक रूप से सरलता भी होना चाहिए। ऐसे कुछ सुझाव देकर के आप क्या कर सकते हो, आप जो है बता सकते हो कि एक अच्छे टैक्स जो है, उस अच्छे टैक्स के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, कुछ टैक्सेस के बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। कुछ लोग तो जानते हैं टैक्सेस को और कुछ यदि नहीं जानते हैं तो हम उन सब टैक्सों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं इनकम टैक्स को, आयकर को। आयकर ये कैसा कर है, इनकम टैक्स कैसा कर है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। प्रत्यक्ष कर क्यों है, क्योंकि इसमें करापात वाली घटना और दूसरी कराघात वाली घटना एक ही पॉइंट पर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति पर टैक्स लगता है उसी के द्वारा इसका भुगतान किया जाता है ना। अब बात आती है कि ये टैक्स किस पर लगाया जाता है, तो ये उन लोगों पर लगाया जाता है जो जिनकी इनकम होती है, तो उनकी इनकम का एक हिस्सा जो है वो सरकार ले लेती है। ये कौन सी सरकार लगाती है, एक तरफ हमारे देश में केंद्र सरकार है, दूसरी तरफ राज्य सरकार है। तो ये जो टैक्स है ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। इसका जो पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, बाद में फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों के बीच में बांट दिया जाता है जैसी वो सिफारिश करता है। भारत में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या बहुत कम है, लगभग 2.4% लोग ही सिर्फ क्या करते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स ना देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखोगे कि आज के समय टैक्सेस से होने वाली जो इनकम है उसमें इनकम टैक्स का हिस्सा कॉरपोरेट टैक्स की तुलना में ज्यादा हो गया है। पहले कॉरपोरेट टैक्स से इनकम ज्यादा होती थी सरकार की, वर्तमान में आयकर से सरकार की इनकम ज्यादा हो रही है। हर बार जब भी बजट प्रस्तुत होता है तो आयकर की जो स्लैब हैं उनमें कुछ परिवर्तन भी किया जाता है। अभी हमारे यहाँ दो प्रकार की स्लैब चलती है, एक नॉर्मल और दूसरा चॉइस है, अलग अलग ढंग से वो कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार इसका पैसा राज्यों के बीच में बांट दिया जाता है।
हमारे देश में कृषि पर भी आयकर लगना चाहिए, ऐसी रिपोर्ट, लेकिन अभी कृषि से होने वाली आय पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो भी होती है उस पर व्यक्ति को इनकम टैक्स भरना पड़ता है। इसी आयकर के जैसा एक और कर होता है जिसे कहा जाता है निगम कर, या इसी को बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स ये नगर निगम के द्वारा नहीं लगाया जाता है, ये टैक्स भी केंद्र सरकार के द्वारा लगता है, सिमिलर एज इनकम टैक्स है। यानी जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं या जो कॉरपोरेशन है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉरपोरेशन है, वो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, तो इनके द्वारा जो इनकम होती है उस पर ये टैक्स लगता है। व्यक्ति की पर्सनल इनकम पर लगेगा वो इनकम टैक्स था, और किसी कंपनी की इनकम पर, किसी कॉरपोरेशन की इनकम पर जो डायरेक्ट टैक्स लगता है उसे कॉरपोरेट टैक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही डायरेक्ट टैक्सेस के रूप में आते हैं। अब एक वर्ड और आता है टीडीएस। आप आम बोलचाल में भी इसको कभी ना कभी सुनते होंगे, नहीं पता है समझाते हैं। तो टीडीएस इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन ऑफ सोर्सेस। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। यानी कि देखो, इनकम टैक्स आपकी इनकम पर लगेगा, स्वाभाविक सी बात आपको देना पड़ेगा। मान लो आपने क्या किया है, बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं या बैंक में आपने फिक्स्ड डिपॉजिट करा रखा है, तो वो एफडी से आपको इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता होगा। अब वहां पर क्या होता है कि जो आपके एफडी से क्रेडिट होता है, अगर एक साल में 10,000 रुपए से ज्यादा का ब्याज आपको मिलता है एफडी से, तो उस पर वो टीडीएस काट लेंगे, यानी 10% टैक्स काट लिया जाएगा। उतना टैक्स जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देंगे, शेष पैसा आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। या जो लोग जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब करते हैं यानी सैलरीड जो पर्सन है, या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं, अब मान लो उनको सैलरी मिली 50,000 रुपए महीने के हिसाब से, तो साल की उनके 6 लाख रुपए हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो जिसने आपको हायर किया हुआ है वो आपका कुछ पैसा काट लेगा, जिसे टीडीएस बोलते हैं, और वो पैसा काट के अपने पास नहीं रखेगा, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। आपका पैन नंबर होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, उस खाते में ये पैसा जमा करा देगा। अब आपको लगता है, चूंकि आप देखो 6 लाख रुपए साल के कमा रहे, तो इनकम टैक्स की लायबिलिटी तो बनती है ना, तो इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनती है, तो वो पैसा सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चला गया। अब आप ये क्लेम करते हो कि नहीं, मेरे तो दूसरे खर्चे भी हैं, ऐसा ऐसा है, मैं तो इनकम टैक्स यहाँ भर दिया हूँ, तो वो जब आप आईटीआर फाइल करते हैं ना, इनकम टैक्स रिटर्न, उसमें मेंशन कर देते हैं, तो फिर वो पैसा आपका बाद में वापस में भी मिल जाता है, यदि आप उससे उसके अंदर दायरे में नहीं आते। ऐसे ही एक और टैक्स होता है जिसे कहा जाता है प्रोफेशनल टैक्स। अब प्रोफेशनल टैक्स क्या है? प्रोफेशनल यानी आप ऐसे पर्सन हैं, आप ऐसे किसी प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन के द्वारा आप आय अर्जित करते हैं, यानी अपना आय अर्जित करते हैं, पैसा कमाते हैं। जैसे आप वकील हो सकते हैं, जैसे आप डॉक्टर हो सकते हैं ना। अब आप जिस भी राज्य की सीमा के अंदर रह करके अपना प्रोफेशन करते हैं, जिस भी राज्य के अंदर में कर ही रहे होंगे ना, तो राज्य सरकार आपके ऊपर यह टैक्स लगा देती है कि चूंकि आप हमारे राज्य में रह करके इनकम कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रोफेशनल टैक्स के रूप में कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, है ना। तो एक तरीके से ये भी डायरेक्ट टैक्स है, यानी जिस व्यक्ति पर लगेगा उसी के द्वारा भुगतान किया जाता है। बस इतना है कि ये केंद्र सरकार का नहीं है, ये राज्य सरकार का टैक्स होता है। ठीक है,
तो अलग अलग इसकी टैक्स रेट रहती है। प्रोफेशनल टैक्स जो है वर्तमान में ये माना जाता है कि 2,500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से टैक्स हो गया। ऐसे ही एक टैक्स का नाम आपने सुना होगा जिसे बोला जाता है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स। अब कैपिटल का मतलब हो गया पूंजी, गेन का मतलब हो गया वृद्धि। पूंजी में आपकी एसेट में वृद्धि होती है तो उस पर भी टैक्स लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है ना, या आपके पास गोल्ड है, सोना है, या आपके पास ज्वेलरी है, या आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं या बॉन्ड हैं, तो आपने ये खरीदे होंगे। अब खरीदे होंगे, प्रॉपर्टी के भी रेट बढ़ जाते हैं। गोल्ड आपने खरीदा है और इसके भी रेट बढ़ जाते हैं, ज्वेलरी के भी रेट बढ़ते हैं। ऐसे ही शेयर और बॉन्ड आप जिस रेट पर खरीदा है उससे महंगी दर पर यदि आप बेचते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रॉफिट हुआ, आपकी प्रॉपर्टी में गेन हुआ। तो प्रॉपर्टी में जब गेन हुआ तो सरकार उसमें से कुछ टैक्स लेती है। तो इसमें प्रॉपर्टी, जैसे जो लोग शेयर बाजार में तो शॉर्ट टर्म में बेचते खरीदते रहते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म में भी रहते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को ये मिलता है कि एक तरफ लॉन्ग टर्म कैपिटल और दूसरा एक शॉर्ट टर्म भी होता है। तो हमें इतना विस्तार से उसके अंदर घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी मान लो आपने कोई दुकान खरीद ली, आपने कोई ऑफिस खरीद लिया और 2 साल बाद आप बेचते हो, तो 2 साल बाद आप बेचते हो तो ये लॉन्ग टर्म में आ जाएगा और उस पर आपको कुछ टैक्स मिलेगा। अब मान लो आपने क्या किया कि कोई दुकान, कोई ऑफिस खरीदा, 2 साल के अंदर ही उसको सेल कर देते हो, तो वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल में आ जाएगा, है ना। ऐसे ही गोल्ड का, ज्वेलरी का, या इनका जो लॉन्ग टर्म पीरियड माना जाता है कि 3 साल से ज़्यादा हो, तो 3 साल तक आपने रोक के रखा, 3 साल के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म, और 3 साल तक है तो वो शॉर्ट टर्म। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी गेन टैक्स जो है, या सॉरी कैपिटल गेन टैक्स है, ये लगता है। एक और टैक्स है जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं, वो होता है संपत्ति कर, या इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। संपत्ति कर या प्रॉपर्टी टैक्स जो है, ये आप जिस शहर में रहते हैं, जिस सिटी में भी रहते हैं, तो उस सिटी में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या नगर पालिका जो है उसके द्वारा लिया जाता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लेता है, यानी आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी जैसे कोई आवासीय भवन है, रेसिडेंशियल, या कोई ऑफिस है, या कोई फैक्ट्री है, गोडाउन है, दुकान है, यानी कोई भी प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति है, शहरी सीमा के अंतर्गत है। तो शहरी सीमा में होने की वजह से, यानी अब आपको क्या करना होता है, प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है। ये प्रॉपर्टी टैक्स मतलब आप इनकम टैक्स भर रहे हैं वो अलग है, कॉर्पोरेट टैक्स भर रहे हैं वो अलग है, इसके अलावा है, यानी यहाँ पर ये मान के चलता है कि जिस शहर में आपकी ये प्रॉपर्टी है तो इस कॉरपोरेशन के द्वारा आपको कुछ सुविधाएं दी गई हैं। क्या सुविधाएं दी गई हैं, जैसे सीवेज लाइन डाली गई होगी, या पार्क बना डेवलप किया गया होगा, सड़कें बनाई गई होंगी ना, तो उस सुविधाओं के बदले में वो प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरीके से एक और टैक्स का नाम होता है जिसे हम बोलते हैं गिफ्ट टैक्स, उपहार कर जो कहा जाता है। उपहार कर में पहले ये होता था कि जो व्यक्ति गिफ्ट दे रहा है उसके द्वारा टैक्स भी भरना पड़ता था। यानी भारत में ये नियम है कि यदि आपको कोई 50,000 से अधिक कीमत का गिफ्ट देता है तो फिर इस पर सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा। अब जिस व्यक्ति को गिफ्ट मिलता है उस व्यक्ति के द्वारा यह टैक्स देता है। अब इसमें भी क्लॉज है, जैसे गिफ्ट देने वाला कौन है, गिफ्ट देने वाले माता पिता, भाई बहन, ब्लड रिलेटिव्स हैं तो कोई गिफ्ट टैक्स नहीं लगने वाला।
लेकिन अगर आपके किसी परिचित दोस्त ने दे दिया तो फिर आपको ये गिफ्ट टैक्स लगेगा। ऐसा भी होता है ना कि जैसे कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करके आया तो उसको भी गिफ्ट मिलते हैं। सचिन तेंदुलकर ने जैसे किसी को फरारी कार दी थी, किसी शायद मुझे लगता है साइना नेहवाल को दी थी या किसी को, तो वो गिफ्ट टैक्स उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गिफ्ट टैक्स ऐसे काम करता है। इसी तरीके से एक और टैक्स होता है जिसका नाम है मैट। मैट मैट यानी इसे बोलते हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। मिनिमम यानी न्यूनतम, ऑल्टरनेट टैक्स। क्या होता है ना कि सामान्य तौर पर जो कंपनियां होती हैं उन कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स भरना होता है, लेकिन कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें नई नई बनी हुई है, सरकार के द्वारा कोई भी टैक्स नहीं लिया जा रहा है, कई प्रकार की छूट मिली हुई है, तो वो टैक्स नहीं देती है। तो टैक्स नहीं देती हैं तो उनसे सरकार एक मिनिमम ऑल्टरनेट यानी न्यूनतम एक टैक्स जरूर ले लेती है, तो वो मैट के नाम से रखा गया। तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स शायद 19% या 19% के आसपास दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक टैक्स हो जाता है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं जीएसटी की भी थोड़ी सी। जीएसटी जरूरी है इसकी चर्चा करना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टैक्स वाले सिस्टम में रिफॉर्म्स यानी सुधार किए जाते रहे समय के साथ। तो टैक्स की चोरी, टैक्स का सरलीकरण बनाए रखने के लिए नए नए प्रकार के टैक्सेस लगाए जाते हैं। जैसे पहले क्या होता था, जीएसटी के पहले वैल्यू एडेड टैक्स भी लगता था, आज भी कुछ वस्तुओं पर लगता है। उसके पहले जैसे सेल टैक्स लगता था, बिक्री कर लगता था। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सेल टैक्स यानी कोई वस्तु जो है वो डबल टैक्सेशन भी हो जाता है, या उसको हम वस्तु के रूप में माने या सर्विस के रूप में माने, ये भी प्रॉब्लम आती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो भारत में स्टार्ट किया गया था 1 जुलाई 2017 से ये लागू कर दिया गया। यानी इसमें केंद्र सरकार के बहुत सारे टैक्सेस, राज्य सरकारों के बहुत सारे टैक्सेस थे, तो उन टैक्सों को हटा करके एक टैक्स लेकर आए जीएसटी। अभी पूरी तरीके से वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया है जिस जो सोचा गया था, लेकिन काफी हद तक अभी जीएसटी के अंतर्गत चीजों को ले लिया गया है। तो जीएसटी के अंतर्गत केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के लगभग 19 प्रकार के जो टैक्स थे वो क्या कर दिए गए हैं, समाप्त कर दिए गए हैं। और वो जीएसटी लेकर, जीएसटी एक काउंसिल बनी हुई है। अब इसमें भी जीएसटी के अंतर्गत एक टैक्स लगता है जिसे हम बोलते हैं सीजीएसटी। सीजीएसटी, जीएसटी तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, यानी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी राज्य के अंदर उसी राज्य के दो पार्टियों के बीच में यदि कोई सामान खरीदा या बेचा जाता है तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो केंद्र सरकार की ओर से लगाया जाएगा। यानी एक स्टेट के अंदर, उस स्टेट के अंदर ही उसी राज्य के दो पार्टियों के बीच में कोई ट्रेड होता है तो सीजीएसटी लग जाएगा, है ना। दूसरा होता है जिसे बोलते हैं एसजीएसटी। अब ये क्या हो गया, ये स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा, प्रादेशिक या राज्य। तो किसी राज्य के अंदर दो पार्टियों के बीच में हाँ स्टेट के अंदर होगा तो ये। और तीसरा जो कहलाता है आईजीएसटी। आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड टैक्स। दो अलग अलग राज्यों के बीच में यदि कोई ट्रेडिंग होती है तो केंद्र सरकार की ओर से ये टैक्स लिया जाता है, बाद में वो बांट देंगे राज्य के बीच में। तो अगर सेंटर से जुड़ी हुई वस्तु है, उस राज्य के अंदर ही अलग अलग पार्टियों के बीच होता है तो वो सीजीएसटी लगेगा। राज्य से जुड़ी हुई चीज है, एक ही राज्य के अंतर्गत अलग अलग पार्टियों के अंतर्गत चलता है तो ये एसजीएसटी लग जाएगा। आईजीएसटी यानी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर कुछ है तो यहाँ पर आईजीएसटी काम करता है, बाद में उस पैसे का बंटवारा कर दिया जाता है। तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है,
यानी जिसके द्वारा जिस पर लगाया जाता है उसका भुगतान उसके द्वारा नहीं किया जाता है, यानी अल्टीमेटली ये किसी दूसरे के द्वारा पेमेंट किया जाता है। तो ऐसे करके ये कुछ प्रमुख टैक्सेस हैं जो आप याद रख सकते हो, पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो कराधान क्या है, कराधान के कुछ तरीके, टैक्स के टाइप, ये सब हमने देख लिए थे, है ना। अब ये तो नहीं पूछ सकते हैं मुख्य परीक्षा में कि बताओ कौन सा टैक्स कब लगाया गया, किस ईयर में लगाया गया, इसको तो लगता नहीं है कि पूछना चाहिए। अब इसमें बचता है मात्र क्या, सिर्फ इनकम टैक्स की नई स्लैब है, तो वो मैं आपको कल बता दूंगा। बाकी एक वर्ड आता है कि कर और जीडीपी अनुपात, कर और जीडीपी रेशियो अनुपात क्या होता है, 3 नंबर में ये पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, सन 1950-51 के वित्तीय वर्ष में देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उस समय कर और जीडीपी का अनुपात 6.3% था। अभी शायद 18 या 19% हो गया है। तो कर और जीडीपी का अनुपात क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स जीडीपी हमारा जो है, तो उस जीडीपी का कितना हिस्सा टैक्स के द्वारा आता है। तो पहले 6.3% आता था हमारे जीडीपी का, आज लगभग 18 या 19% आता है ना। हालांकि कौन सा टैक्स किस ईयर में लगाया गया ये भी डाटा होते हैं, मिल जाएंगे, मगर मुझे लगता नहीं है कि ऐसे डाटा की कोई आवश्यकता पड़ेगी, है ना। जैसे आयकर भारत में सबसे पहले 1960 में लगाया गया, कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो भी 1960-61 के फाइनेंशियल ईयर में लगाया गया, जीएसटी जैसे 2017 को लगाया गया। तो ऐसे करके ये चीजें समाप्त हो जाती हैं। एक और उसमें टॉपिक बच जाता है कि कौन कौन से कर हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, कौन कौन से टैक्स हैं जो स्टेट राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। तो यदि आपको ये नहीं पता है तो ये भी बता देंगे। तो अभी के लिए इतना। कल का हमारा टॉपिक रहेगा घाटे का वित्त प्रबंधन, डेफिसिट मैनेजमेंट, या घाटे के बजट का वित्त प्रबंधन, और उसी में हम बजट वाले टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे, पूरे बजट को। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा लेक्चर। तो अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड गुड लक।